हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और सारे वीडियोस को देख भी रहे होंगे। तो बहुत दिनों से लगातार मैथ्स के वीडियोस चले आ रहे थे। कुछ बच्चों का यह कहना था आईसीएसई बोर्ड का कि सर हिस्ट्री पढ़ना है, और कुछ बच्चे ये कहते थे कि सर मुझे तो पता ही नहीं चलता है कि हिस्ट्री क्यों पढ़ना है। तो बच्चों, सबसे पहले ये समझा दें कि हिस्ट्री हम लोगों को क्यों पढ़ना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के ये डाउट्स आते हैं कि सर हिस्ट्री क्यों रखा गया, ये सब्जेक्ट ही हटा देना चाहिए। लेकिन बच्चों, इस बात को जान लेना है कि हिस्ट्री हम लोग यूं ही नहीं पढ़ते हैं। इतिहास जो है वो किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का गौरवशाली इतिहास जो बनता है वो कई सारी समस्याओं और उसके समाधान को लेकर बनता है। अतीत में आए हुए कितने ही ऐसे समस्याएं उत्पन्न हुई हैं जो आज भी होती रहती हैं। उन समस्याओं का समाधान हमने किस प्रकार किया, यही तो इतिहास बताता है। और इसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए, ये सब समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए हम लोगों को ज़्यादा देर नहीं होती है। हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं और समझ में आ जाता है कि करना क्या है। अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि कोरोना वायरस का ज़बरदस्त अटैक आया है 2019, 20, 21 इस साल भी। और क्या हुआ कि हम लोगों ने अपने आप को लॉकडाउन कर लिया, क्योंकि पूरे दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर थक गए, लेकिन अभी तक इसकी दवा नहीं बनी है। तो एकमात्र उपाय जो इसको रोकने का था वो क्या था कि लॉकडाउन हो जाना। तो क्या ये लॉकडाउन जो है ये बिल्कुल नया चीज है, कोई 2019 में ही आया है? नहीं, इससे पहले भी जब दुनिया भर में, विश्व में कहीं पर भी महामारी फैलती थी तो लोग अपने आप को अपने घरों में बंद कर लेते थे, और वहीं से ये कंसेप्ट आया है कि लॉकडाउन कर लेने से ये महामारी का चेन तोड़ना जो है, ये चेन तोड़ने में हम लोग सफल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इतिहास हम लोगों को ये बता रहा है कि जो समस्या इतनी बड़ी उत्पन्न होगी हमारे सामने या हुई है, उसका समाधान जो है वो कैसे ढूंढना है। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई कि हिस्ट्री हम लोगों को क्यों पढ़ना चाहिए। दूसरी बात कि हिस्ट्री हम लोगों को सिर्फ ऐसे ही याद कर लेने भर के लिए नहीं, बल्कि उसको समझना है, उसके अपने अंदर उतारना है। ठीक है, यह हिस्ट्री जो है किसी भी देश का, राष्ट्र का गौरवशाली इतिहास बताता है, हमें अपने आप से परिचय कराता है कि हम कहाँ के हैं, हमारे पूर्वज जो हैं वो कैसे थे, उनके संस्कार कैसे थे, और तो और उनकी वीरता की कहानी ये बताता है। अब रही बात कि हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, ये आईसीएसई बोर्ड के स्टैंडर्ड 10th में आने वाला है। पहला चैप्टर है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें डेट भी लिखा हुआ है, दैट इज 10th of May 1857 to 8th July 1859। तो क्या ये इतना ही दिन का ये वॉर था? अगर इतना ही दिन का हुआ होता तो हम तो आजाद हो गए होते, या फिर से पूरी तरह से गुलाम हो गए होते। नो, ये इतने ही दिन का नहीं था। किसी भी वक्त जब वार होता है, स्टार्ट होता है, तो उसके बहुत सारे कारण उत्पन्न होते हैं, उसके बाद ही युद्ध शुरू होती है। कोई भी देश नहीं चाहता कि अपनी आर्थिक स्थिति को खराब कर ले, कोई भी देश यह नहीं चाहता कि अपने लोगों के जानो माल के नुकसान हो, और युद्ध में यही होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये जानने से पहले हम लोग थोड़ा कहानी जानेंगे, थोड़ा जानेंगे कि आखिर क्यों, क्या ऐसी नौबत आ गई कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोगों को झेलना पड़ा। तो पहले तो ये समझ लिया जाए कि हम लोग भारतीय हैं, और ये भारतीय लोग जो होते हैं वो बड़े संवेदनशील होते हैं। इनके सामने कोई थोड़ा सा रोग आ दे तो वो चाहे कितना ही बड़ा लुटेरा, कितना ही बड़ा डाकू क्यों ना हो, उसको तुरंत अपने घर में बिठा लेते हैं और उनकी मदद करने पे तुल जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे साथ कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और फिर हम लोग राइज ऑफ नेशनलिज्म वगैरह ये सब पढ़ेंगे, और हम लोगों को गुलामी भी झेलनी पड़ी। तो सबसे हुआ क्या कि ये 1600 की बात है, 1600 ईस्वी की बात है। ठीक है, कि यहाँ पे कुछ लोग जो है वो दामाद बनकर आए थे। दामाद बनकर आए थे क्या सही में? नहीं, दामाद बनकर आए थे ऐसी बात नहीं है, वो बल्कि आए थे व्यापारी बनकर, और यहाँ मालिक बन बैठे अगले 300 साल में। ठीक है, तो ये कहानी कैसे, जैसा कि अभी अभी बताए कि हम लोग भारतीय लोग हैं, हमारे यहाँ का तो ऐसा इतिहास है कि राक्षस भी जो है साधु का भेष पकड़ कर आ जाता है, तो हम उन्हें अतिथि बनाकर उन्हें भिक्षा दान करने चल जाते हैं, और फिर वही राक्षस हमें धोखा देकर क्या करता है, वो उठा के हमें लेके चला जाता है कहीं और। रामायण में पढ़े होंगे
कि रावण जो है वो राक्षस का, तो रावण जो राक्षस था वो साधु का भेष धर कर आया और सीता माँ को उठाकर लेकर चला गया। तो ये इतिहास है हमारा, ठीक है। हम लोग कभी भी किसी के बारे में जल्दी से बुरा नहीं सोचते हैं। बस यही इस सादेपन का, इस सीधापन का फायदा जो है गोरे लोग, विदेशी लोग हमेशा से उठाते आए हैं। और अगर अभी भी हम लोगों ने अपने आप को नहीं बदला तो इसका फायदा जो है हमेशा दूसरे लोग उठाते रहेंगे, पड़ोसी लोग उठाते रहेंगे। तो अब देखते हैं इस बात को कि आखिर ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जलता है। तो आज हम लोग पहला पार्ट पढ़ेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर का। देन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जाने से पहले हम लोग थोड़ा उससे 100 साल पहले की बात को देख लेते हैं। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वो 1857, इट वाज स्टार्टेड इन 1857, ओके, बट आई थिंक इट वाज नॉट at that moment. It was the consequences of a continuous suppression operation by the Britishers of Indians. लगातार 100 सालों से जो पीड़न वो महसूस कर रहे थे, जो शोषण महसूस कर रहे थे, उसका ये परिणाम था। तो देखते हैं, सबसे पहले इस बात को याद रखेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये जो है 1600 से 1757 तक ये प्रभावी था और ये भारत जो है 1612 में आ चुका था, ठीक है। भारत में सूरत पोर्ट पर ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनाया ही गया था, ये इसलिए बनाया गया था कि बिजनेस पर्पज से इंडियन ओशियन से लिंक करके जो देश हैं, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उन लोगों से व्यापार किस तरह से किया जाए उसको मद्देनजर रखते हुए ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी। लेकिन असली मकसद कुछ और था। असली मकसद था कि ये इस कॉन्टिनेंट में जो समृद्धशाली देश हैं, इनके यहाँ का जो मिनरल है, इनके यहाँ का जो खजाना है, इन सबको एक्सपोर्ट करके लेके चले जाना है, इन सबको ड्रेन करके लेके चले जाना है। खैर अभी तो मकसद हम लोग नहीं समझ पाए हैं, अभी देखते हैं। तो ये लोग आते हैं यहाँ 1757 तक आकर यहाँ पे शुद्ध व्यापार करते हैं। किस चीज का व्यापार करते हैं? तो कभी मसालों का व्यापार करते थे, सिल्क का व्यापार करते थे, कॉटन का व्यापार करते थे, है ना, पॉटरी का व्यापार करते थे। और इस प्रकार के व्यापार को लेकर वो लोग यहाँ पे आए थे कि हम भाई आपके यहाँ आएंगे, हम व्यापार करेंगे और आपको भी प्रॉफिट देंगे और अपने भी प्रॉफिट कमाएंगे। भारतीयों को बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों को मालूम होगा कि भारत में जो है उस वक्त 1600 से 1700 के बीच या 1700 से 1800 के बीच भारत जो है वो टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था, जहाँ पे छोटे छोटे जगहों पे छोटे छोटे राजा जो हैं वो लोग राज करते थे। कहीं पे नवाब राज करते थे, कहीं जमींदार राज करते थे। तो छोटा छोटा जगह पे राज किया जाता था, ठीक है। और फिर बाद में उनके उत्तराधिकारी मतलब उन्हीं के बेटे जो हैं उनके सिंहासन को संभालते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1757 तक ये सब तो ठीक चला, लेकिन अचानक से क्या होता है कि बंगाल में पहले जब ये लोग आए तो इनको जो है अच्छे से बिठा लिया गया, इनकी खूब खातिरदारी की गई। इनको धीरे धीरे सब कुछ दिखाया जाने लगा कि देखो मेरे पास इतनी संपत्ति है, देखो मेरा व्यापार यहाँ तक चलता है, मेरा उनके साथ ऐसे व्यापारिक संबंध है, हम इतनी फायदा कमाते हैं, सब कुछ इनको दिखा भी दिया। और उसके बाद क्या कर दिया, इनको हैंड ओवर भी कर दिया। जब बंगाल में ये लोग, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हस्तक्षेप जब बहुत ज्यादा होने लगा, तब वहाँ के जो नवाब हैं, सिराज उद दौला जिसको कहते हैं, है ना, जिसके नाम से हम लोग जानते हैं, तो वो सिराज उद दौला को अब लगने लगा कि हमारा पावर जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो बंगाल से घट रहा है। बस इसी क्रम में क्या होता है कि एक युद्ध लड़ी जाती है जिसको कहते हैं बैटल ऑफ पलासी। किसके किसके बीच में लड़ा गया? ये नवाब ऑफ बंगाल के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? जिसका नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। अब 1757 में यह युद्ध लड़ा गया। अब जैसे ही यह युद्ध लड़ा गया, बस उनके मन में यह खोट उत्पन्न हो गया कि अगर आज ये युद्ध लड़ सकते हैं तो कल भी युद्ध लड़ेंगे। और धीरे धीरे फिर ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को ये लगने लगा कि हमारे हाथ से ये जो पावर है, ये जो सत्ता है, ये फायदा जो है, ये धीरे धीरे हमारे यहाँ से जाती रहेगी। तो क्यों ना इस चीज को पूरी तरह से ही अब कब्जे में कर लिया जाए, क्योंकि अब तक जो है ये अपना रंग छुपा के रखा था, अब तक ये व्यापारी बनकर आया था और अब ये यहाँ का मालिक बनना चाहता है। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटेन से इसका असली ताल्लुकात था, ब्रिटेन के तरफ से ये आए थे यहाँ पे और यहाँ पे राज कर रहे थे, ओके। अब देखते हैं कि यहाँ पे 1757 पर बैटल ऑफ पलासी में जो हार हुई, इससे क्या क्या इफेक्ट आया,
इसका क्या क्या परिणाम हो गया? तो अब वो लोग जल्दी से जल्दी क्या करने लगे, रैपिड एक्सपेंशन पॉलिसीज, जल्दी जल्दी अपना पावर, अपना एम्पायर जो है वो बढ़ाने की सोचने लगे। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, धीरे धीरे जो है आर्थिक रूप से भारतीयों को दबाने लगे। देन एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, अब जो है व्यवस्था में पूरी तरह से बदलाव लाया जाने लगा। जिस प्रकार से व्यवस्थाएं चल रही थी, जिस प्रकार से यहाँ पे राजपाट चल रहे थे, उसमें पूरी तरह से बदलाव आने लगा। नाउ आर्टिशंस लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ द इंडियंस फ्रॉम अ हायर पोस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन। किसी भी तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में जो है भारतीयों को ऊंचे दर्जे में अब नहीं रखा जा रहा था, ऊंचे पोस्ट में अब नहीं रखा जा रहा था। जो अच्छे अच्छे आर्टिशन थे उनको अपनी जीविका खोना पड़ रहा था, है ना। जो वहाँ पे यहाँ पे जो मंदिरों में जो पुजारी थे उनको अपना जो है मंदिर का पद, जो है मंदिर में पुजारी का पद त्यागना पड़ रहा था। वहाँ का फायदा जो है वो भी ब्रिटिशर्स लोग लेने लगे। अब यहाँ पे जो राजकुमार हुआ कर रहे थे अब उन पर भी बहुत सारे हस्तक्षेप कर दिए गए कि नहीं ये वाला चीज तुम्हारा है, ये वाला हिस्सा तुम्हारा है, बाकी ये नहीं होगा। इस तरह से ये भी चलने लगा। और फिर जमींदार बोलिए, सोल्जर, सिपाही कह लिया जाए, कुछ भी कह लिया जाए, हर खेमा जो है पूरे भारत में हर तबका जो है वो परेशान हो चुका था। किससे? इस ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल से। ठीक है, तो कह सकते हैं कि एक परफेक्ट टाइमिंग था जब दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त होता है। ठीक है, अब तक जो है ये पूरे लोग जो बटे हुए थे, हर किसी में समानता बस एक ही थी। समानता क्या थी कि भाई ब्रिटिशर्स लोग बड़ा सता रहे हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग बड़ा सता रहे हैं, एक ही जो है कॉमन बात था, बाकी और कहीं पे मेल मिलाप नहीं था। ओके, तो यहाँ से शुरुआत होता है, ये विगत 100 सालों से ये शुरुआत होता है कि कैसे जो है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा गया। अब यहाँ से धीरे 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 यह आग सुलग रही थी। अब सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग कि आखिर क्या ऐसे कारण हो गए। तो ऐसे जो है बहुत से कारण हुए। पॉलिटिकल कारण हुए, है ना, सोशियो रिलीजियस कारण हुए, ठीक है, राजनीतिक कारण हुए जिसको हम लोग कहते हैं, सामाजिक कारण हुए, धार्मिक कारण हुए, सोशियो रिलीजियस कारण हुए ना, इकोनॉमिक कॉज, आर्थिक कारण हुए, इमीडिएट कॉज, बिल्कुल एकदम तुरंत जो है वो आग को पूरी तरह से जला देना, इमीडिएट कुछ ऐसा रीजन हुआ कि ये वार जो है वो लड़ना पड़ा। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग पॉलिटिकल कॉजेज में कि भारत की राजनीतिक अवस्था में किस किस प्रकार का बदलाव आया, क्यों जो है सारे जो राजा थे, जमींदार थे, नवाब थे, वो एक तरफ हो गए, और क्यों ब्रिटिश के खिलाफ जो है जिसको दामाद बनाकर घर में बैठा के रखे थे, क्यों उसके खिलाफ एकाएक जो है मोर्चा संभालना पड़ा। तो आते हैं सबसे पहला कॉज, पॉलिटिकल कॉज के अंदर जो है ये 3-4 कारण आते हैं। पहला क्या है? पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, मतलब कि अपना एम्पायर, अपना राज बढ़ाना। अपना राज बढ़ाने के लिए किसी भी जगह पे अगर हमें राज करना है तो याद रखना चाहिए कि चारों तरफ राज करना होगा। ठीक है, तो अब तक ये बैटल ऑफ पलासी से ये बंगाल में थोड़ा बहुत कब्जा तो कर चुके थे। इसी बीच में 1764 में बैटल ऑफ बक्सर लड़ा जाता है, और ये पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन जो है वो किस तरह से लड़ा जाने लगा? बाय आउटराइट वार्स। जहां जहां उनको मौका मिला वहां वहां पे युद्ध किए जाने लगे। तो सबसे पहला जो है वो उन्होंने किसको टारगेट किया? जो सबसे रिच था हमारा बंगाल प्रोविंस। तो बंगाल प्रोविंस वहां पे क्या लड़ दिया गया? बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया। बक्सर जो है वो बिहार का एक क्षेत्र है। तो उस वक्त बिहार, उड़ीसा और बंगाल ये तीनों ही एक ही साथ आते थे, बहुत बड़ा था बंगाल हमारा। तो बैटल ऑफ बक्सर 1764 में लड़ा गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस युद्ध को जीत लिया। तो बंगाल पे उन्होंने कब्जा कर लिया। कुछ ही दिनों बाद जो है ये 1764 में लड़ा गया, उधर देखा जाए ये ईस्ट में कब्जा हो गया उनका। अब आ जाते हैं एंग्लो मैसूर वॉर्स। एंग्लो मैसूर वॉर्स मतलब साउथ में, मैसूर में 1767 से लेकर 1799 तक, लगभग 1800 तक वहां पे युद्ध लड़ा जाने लगा, और वहां पर भी उन लोगों का कब्जा हो गया। लगभग बहुत सारे जगह जो है उन्होंने अपने कब्जा में कर लिए। तो साउथ भी अब उनके कब्जे में हो गया। एंग्लो मराठा वॉर्स, ये नर्मदा नदी के नॉर्थ साउथ चारों तरफ जो है जितने प्रोविंस थे मराठा वगैरह के, मराठा जहाँ पे मराठा लोग राज करते थे, जो बाजीराव पेशवा टू है ना, उनके जो पुत्र थे नाना साहब वगैरह, तो इन लोगों के सामने, इन लोगों के साथ भी वहां पे एंग्लो मराठा वार जो है वो लड़ा गया 1817-1818 के आसपास, और उनका राज भी खत्म कर दिया गया और मराठे वाले क्षेत्र में भी उन्होंने कब्जा कर लिया। तो मराठा जो है वेस्ट पार्ट हो गया। अब आ जाते हैं एंग्लो सिख वार्स। 1849 में
नॉर्थ साइड जो है बचा हुआ था, और सेकेंड एंग्लो सिख वार में उसको भी उन लोगों ने कब्जा कर लिया। तो क्या देख रहे हैं, ईस्ट बंगाल के द्वारा हो गया, बंगाल में कब्जा किए, ईस्ट कब्जा कर लिए पूरी तरह से, है ना। मैसूर में कब्जा किए तो साउथ कब्जा कर लिए, इधर महाराष्ट्र में कब्जा कर लिए तो हम लोग वेस्ट में आ गए, और साथ में क्या कर लिए, अब पंजाब में भी कब्जा हो गया तो हमारे नॉर्दर्न पार्ट में भी कब्जा हो गया। तो ये जो एक बहुत चालाकी से एक गेम खेला गया उनके द्वारा कि चारों का चारों हिस्सा जो है उसको क्या कर लिया गया, अपने कब्जे में ले लिया गया, ये पहला काम। दूसरा काम जो उन लोगों ने किया, बाय सब्सिडियरी अलायंस। अब ये सब्सिडियरी अलायंस क्या है, तो किसी खास प्रकार का प्रलोभन देकर उन लोगों को इस तरह से, मतलब ये एक्चुअली उनको अपने हिस्से में मिला नहीं रहे, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि उनको युद्ध करके उनको हरा दिया और अपने हिस्सा में मिला लिए, नो, बस उनको मोरली इतना डाउन कर दिए कि वो खुद मानने लगा कि हाँ ब्रिटिश बहुत सुप्रीम है, ब्रिटिश जो है वो सुपर पावर है, यही हमारा मालिक होगा। और ऐसे जगह बहुत सारे हुए जहाँ पे क्या हुए कि एक्सेप्टेड ब्रिटिश एज देयर सुप्रीम पावर्स, और ब्रिटिशर्स को ही मानने लगा उन लोग कि हाँ यही हमारा भगवान है, यही हमारा लॉर्ड है, और जो करे यही करे, मतलब मालिक बना के बैठा दिया गया। सरेंडर्ड फॉरेन रिलेशंस। अब जहां पे खुद का फॉरेन रिलेशन था वहां पर भी क्या कर दिया गया, ब्रिटिशर्स को दिखा दिया आप ही संभालिए फॉरेन बिजनेस। तो अब फायदा किसको कमाई होगा, फायदा जो है वो भी ब्रिटिश को ही नहीं जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही नहीं जाएगा। तो तीसरा क्या हुआ, ब्रिटिश रेसिडेंट एट हेडक्वार्टर्स। अब यहाँ पे जहां जहां इन लोगों का हेडक्वार्टर था, राजाओं का हेडक्वार्टर था, वहां पे ब्रिटिश लोग को एंट्री दे दिया, साथ में ये भी बोल दिया, बोले हाँ दूसरा कोई यूरोपियन को नहीं रहने देंगे, खाली आप ही लोग को रहने देंगे। एग्रीड टू मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप्स एट इट्स ओन कॉस्ट। अब कैसी मूर्ख वाली बात है कि ब्रिटिश का आर्मी हम यहाँ पे पालेंगे और हम अपने खर्चा से पालेंगे, ठीक है, कि जिस दिन तुम बहुत शक्तिशाली हो जाना उस दिन हमसे युद्ध करके हम ही को हरा देना, ठीक है। तो ये काम भी कर रहे थे कौन लोग, कुछ राजा जो हैं, कुछ बहुत जो बुद्धिमान लोग थे वो लोग। वर्चुअल लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस। तो फाइनली जो होता है वो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह से मोरली, मानसिक रूप से हम लोग अपनी स्वतंत्रता जो है वो खो चुके थे इन राज्यों में। तो ये सब्सिडियरी अलायंस, पहला क्या हुआ, बाय आउटराइट वार्स, जहां पे डायरेक्ट युद्ध करके उन लोगों ने कब्जा कर लिया और अपने खेमा में मिला लिया, उसको ब्रिटिश इंडिया बना लिया। दूसरा क्या हुआ, बाय सब्सिडियरी अलायंस, जहां पे लोगों को इस तरह से प्रिटेंड कर दिया गया और लोग खुद पे खुद ही उनको सब कुछ मानने लगे। तीसरा आते हैं बाय यूजिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये बहुत बड़ा एक निर्णय लिया गया कि ऐसे राजा जिनके अपने पुत्र नहीं थे, है ना, उनको किसी को गोद लेने का अधिकार नहीं दिया गया। इसमें कहा गोद ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर पाएगा, वो उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं, निजी संपत्ति जिसको कहते हैं, उसी पर उसका अधिकार रहेगा, बल्कि पूरे राज्य पर उसका अधिकार नहीं रहेगा। और जो टाइटल दिए जा रहे थे, जितने पेंशन दिए जा रहे थे, वो सब भी हम लोग क्या करेंगे, छीन लेंगे। तो ये था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसको मतलब इंप्लीमेंट किसने किया था, वहां के लॉर्ड डलहौजी कहते हैं, लॉर्ड डलहौजी को याद रखेंगे, डी से डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डी से डलहौजी। तो ये कहां कहां हुआ था, बहुत सारे जगहों में, झांसी में, सतारा में, उदयपुर में, नागपुर में और बहुत सारे जगहों में, है ना। वहां पे टाइटल भी हटा दिया गया, पेंशन भी हटा दिया गया। तो सब लोग एक ही तरह के नहीं ना होते हैं। अब हमारी जो झांसी वाली रानी थी वो ऐसी नहीं थी, है ना। उन्होंने इसको सहर्ष स्वीकार नहीं किया, बहुत लोगों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, लेकिन नाना साहेब, वो भी बाजीराव पेशवा टू के जो हैं, वो भी उत्तराधिकारी गोद लिए हुए पुत्र थे, उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया, उनके साथ भी वही घटना घट रही थी। यहाँ झांसी के साथ जो है, झांसी ने जिसको गोद लिया था आनंद राव को, वहां पर भी उसको ये अधिकार नहीं मिल रहा था। तो सुने होंगे KGF में कि माँ जो है सबसे बड़ी योद्धा होती है, तो बस रानी लक्ष्मीबाई जो है वो एक माँ थी और वो चाह रही थी कि आनंद राव को सारे प्रिविलेजेस, सब कुछ मिले, अपने पिता की सारी संपत्ति, अपना राज्यपाठ जो है वो सब कुछ मिले, ठीक है। तो बस यहीं से ये चीज जो है, ये एक बहुत बड़ा कारण बना, ये बाय डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। सुने ही होंगे कि चमक उठे सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले मुंह बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो ये जो है पूरी तरह से याद नहीं है वो कविता, लेकिन वो कविता पूरी तरह से झांसी वाली रानी के ऊपर ही है, ठीक है। तो उन्होंने इस बात का विरोध किया था, और उनके साथ साथ जिनके साथ ऐसी घटनाएं घटी थी वो लोग भी वहां पे आ गए थे, रानी के साथ देने के लिए आ गए थे। ये पॉलिटिकल कॉज था। दूसरा क्या हुआ, चौथा कारण, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ एलीग्ड मिसरूल। अब क्या कर दिए कि समझौता भी किए कि हाँ हाँ तुम ठीक से राजपाट चलाओगे तो हम तुम्हारा जो है, तुम्हारा जो क्षेत्र है उसको कब्जे में नहीं लेंगे।
और फिर बाद में क्या कह दिया, नहीं तुम ठीक से राजपाट नहीं चला रहे हो। मतलब पहले से ही मन में बिठा के रखे हैं कि हम जिसको दे रहे हैं अभी उसको कुछ ही दिनों में बोल देंगे कि ना तुम ठीक से नहीं चला पा रहा है, तुम नहीं चला पा रहा है, हमको दो। ठीक है, तो यही चीज हुआ ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ एलीग्ड मिसरूल। मतलब ये बता दिए कि आप जो है रूल नहीं कर पा रहे हैं, यू आर नॉट इन द यू आर नॉट डूइंग अ गुड गवर्नेंस, आप जो है अच्छा तरह से सरकार नहीं चला पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उसको अपने कब्जे में लेके और हम अच्छे से चलाएंगे। बस यही हुआ। ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ एलीग्ड मिसरूल एनेक्स्ड अवध, अवध जो है उसको एनेक्स कर लिया 1856 में, और ये अपना वादा खिलाफी हो गया, वादे को तोड़ दिया हम लोगों ने। ठीक है, जबकि वहां पे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन वो किस बात पे आ गया कि गुड ऑफ द गवर्नड, गुड ऑफ द गवर्नड मतलब किसकी भलाई के लिए, कि प्रजा की भलाई के लिए हम जो है इसको ले रहे हैं, बट नो गुड वाज डन, कुछ अच्छा भला वहां पे हुआ नहीं उनका। क्या कर दिया गया इन रिटर्न, लैंड टैक्सेस बढ़ा दिए गए, रेवेन्यू बढ़ा दिए गए, बहुत कुछ चीज जो है वो सब कुछ बढ़ा दिया गया, सैलरी जो है वो कम कर दिया गया। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाता है कि 75,000 कंपनी के सेना जो है, सिपाही जो है वो अवध से ही आते थे। पहले तो इन अवध के सेना लोग को, पहले ये सिपाही लोग को बहुत मजा आ रहा था, जब ये लोग बाकी देश पे कब्जा कर रहे थे तो खूब एकदम एनर्जी लेके लड़ाई कर रहे थे, है ना, टीका उका खींच कर चले जाते थे लड़ने के लिए कि हम उस जगह को हरा देंगे और ब्रिटिश में मिला देंगे, मेरा बहुत नाम होगा, बहुत बड़ा टाइटल होगा। अब जब बात अपने पे आई कि अब क्या किया जा रहा है, अवध को ही मिला लिया जा रहा है, और साथ में क्या कर दिया गया, उनका भी जो सैलरी है उसको भी घटा दिया गया, बहुत ज्यादा टैक्स जो है वो बढ़ा दिया गया। तो अब उनके अपने परिवार में संकट आई, तब उन लोगों को लगने लगा कि हमने बहुत बुरा किया। इसीलिए कभी भी जो है किसी बाहर वाले के बात पे आके घर वाले पे आघात नहीं करना चाहिए। ठीक है, मालूम होगा कि पूरा रावण जो है इतनी शक्तिशाली था कि उसको कोई नहीं हरा सकता था, लेकिन खाली एक विभीषण जो है वो भारी पड़ गया, अपना ही भाई। तो ये भारतीय जितने लोग हैं आपस में भाई भाई ही है। तो ये जो 75,000 सैनिक थे, इन लोगों ने खूब लड़ा, ब्रिटिश की तरफ से खूब लड़ लड़ के एकदम चारों तरफ से जिता दिए, और जिता के ब्रिटिश को बहुत बड़ा एक साम्राज्य दे दिया गया। और अब जब बात अपने पे आई, ब्रिटिश भी कितना चालाकी से पहले सबको कब्जा कर लिया, और लास्ट में किसको कब्जा करने गया, लास्ट में अवध को भी अपने साथ मिला लिया गया। तो ये जो 75,000 सैनिक थे, अब इनको लगने लगा कि नहीं, हम लोगों ने ये ठीक काम नहीं किया है और ये ब्रिटिशर्स लोग ये ठीक काम नहीं कर रहे हैं, तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, विद्रोह करना चाहिए। तो अब देख रहे हैं ये पॉलिटिकल कारण में, पॉलिटिकल चीज में बहुत सारा चीज हम लोग ऐसा देखे कि जो पूरी तरह से क्या हो रहा है, राजनीतिक व्यवस्था को, भारत की राजनीतिक व्यवस्था को चरमरा दिया गया। ठीक है, उस वक्त के तो ये सारे लोग जो हैं ये ब्रिटिश के अगेंस्ट इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे होने के बाद जो है उसके बाद ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं ये शुरू होने वाला था। लेकिन अभी बहुत सारे कारण बाकी हैं, ये पहला सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल कॉज है। ठीक है, तो एक बार फिर से पॉलिटिकल कॉज को दोहरा दिया जाता है। पॉलिटिकल कॉज में क्या आया, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन के अंदर फिर क्या आए, बाय आउटराइट वार्स, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन मतलब बढ़ाने का इरादा। ठीक है, तो किससे किसके थ्रू, बाय आउटराइट वार्स, युद्ध लड़े गए, बाय सब्सिडियरी अलायंस, है ना, मतलब बस इस तरह से मोरली उनको डाउन कर दिया गया कि हम आपसे सुपीरियर हैं, और जो मानने वाला था वो भी उसको मान लिया कि हाँ आप हमसे सुपीरियर हैं। तीसरा क्या कर दिया, बाय यूजिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, एक नया रूल लगा दिया कि जिनके पुत्र नहीं है, जिन राजाओं के अपने पुत्र नहीं है, वो किसी को गोद लेकर पूरा राज्य जो है उनको नहीं दे सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति ही उनको दे सकता है। और चौथा जो कारण था, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ एलीग्ड मिसरूल, और ये जो है कि इस बात को बता देना कि नहीं नहीं तुम ठीक से सरकार नहीं चला पा रहे हो, हमारी प्रजा जो है बहुत दुखी है, इसीलिए हम आपको राज करने नहीं देंगे, कौन राज करेगा, हम खुद राज करेंगे। तो इस तरह से ये चार व्यवस्था जो, ये चार चीज जो ये पॉलिटिकल कॉज में आ जाता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, इंट्रोडक्शन के साथ साथ फर्स्ट पार्ट था किसका, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सोशियो रिलीजियस कॉजेस पढ़ेंगे, इकोनॉमिक कॉजेस पढ़ेंगे, इमीडिएट कॉजेस पढ़ेंगे, किस प्रकार से बहादुर शाह जफर जो थे, जो आखिरी मुगल एम्पायर थे, उनका किस प्रकार से अनादर किया गया, वो सारी कॉजेस हैं। तो सब कुछ मिला जुला के जो है ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है, एक बार फिर जो टूटे हुए थे, जो बिखरे हुए लोग थे, उनमें से बहुत लोग एक साथ आए और फिर उनमें हिम्मत जुटी कि ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हम क्या करें, आवाज़ उठाएं और आंदोलन करें। और फिर ये विद्रोह शुरू हुआ था, जिसको हम लोग सिपाही म्यूटिनी भी कहते हैं, सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में जो है इसके आगे के हिस्से को देखेंगे,
ओके, तब तक के लिए बहुत अच्छे से इसको देखें, और अगर पसंद आया वो कहानी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आगे इसी तरह से आपके नेक्स्ट पार्ट को अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।